हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। जैसा कि हम इतिहास 6 क्लास की पुस्तक का विषयवार अध्ययन कर रहे हैं और अध्यायवार अध्ययन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज को पढ़ रहे हैं। अब तक के हमने 7 चैप्टर पढ़ लिए हैं और अब हमारे सामने हमारे 6 क्लास की पुस्तक का 8वां अध्याय है। 8वां अध्याय आपकी स्क्रीन पर आपके सामने खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इससे अध्याय में हम देखेंगे कि प्राचीन समय में किस तरीके से गांव और शहर बसे और किस तरीके से वो धन धान से परिपूर्ण थे और वहाँ पे बहुत ही सुख शांति और खुशहाल माहौल हुआ करता था। तो बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी पेट, यूपीएससी या और दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह पुस्तक और आने वाली अगले क्लासों की पुस्तकों का जो अध्ययन है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप वीडियोस को लगातार देखते रहें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। शुरू करते हैं हम अपने आज के इस चैप्टर को, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। अब यहाँ से एक बच्चे की घटना, यानी जो एनसीईआरटी की पुस्तकें आप देखेंगे उसमें शुरुआत सभी में इस तरीके से की जाती है कि एक बच्चे के द्वारा उस पाठ की शुरुआत की जाती है कि लोहे की चीज़ें एक बच्चा बनते हुए देख रहा है, उसे बड़ा अच्छा लग रहा था कि किस तरीके से औजार बनाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं कि लोहे की खोज कब और कैसे हुई। लोहे की खोज के बाद मानव जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, क्योंकि जो वह कृषि उपकरण लकड़ी के प्रयोग करता था अब उसकी जगह पर वह लोहे के उपकरण प्रयोग करने लगा था, और जो पत्थर के औजार जहाँ पर वह प्रयोग करता था वहीं पर लोहे के औजार अब इस्तेमाल किए जाने लगे थे, जिससे उसके जीवन में काफ़ी बदलाव आए थे। तो लोहे का प्रयोग जो हमारे उपमहाद्वीप में हुआ वो 3000 साल पहले शुरू हुआ। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फल शामिल हैं। अध्याय 5 में हमने पढ़ा था कि लोहे के फल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। अध्याय 5 में आपने पढ़ा था कि पहले लोग लकड़ी के हल से खेती किया करते थे, लेकिन लोहे की खोज के बाद लोगों ने लोहे के हल से खेती करना प्रारंभ किया, जिससे जुताई आसान हो गई और कृषि की पैदावार भी बढ़ गई थी। आगे हम देखते हैं कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम और दूसरे चीज़ें ऐसी क्या की गई जिससे कि कृषि की पैदावार बढ़ी, और उस पैदावार को बढ़ाने के लिए लोगों ने क्या क्या कार्य किए। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था, कि जब तक गांव समृद्धशाली नहीं होंगे, खुशहाल नहीं होंगे, तब तक राजा भी अपने राज्य को ठीक से संचालित नहीं कर सकता है। तो समृद्ध गांव के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बना रहना भी मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण
कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। यानी अब सिंचाई करने के लिए नहरें, कुएं और तालाब बनाए गए, साथ साथ कृत्रिम जलाशयों का भी निर्माण किया गया। कृत्रिम जलाशय वो जलाशय होते हैं जहाँ के ऊपर वर्षा के जल को जमा कर लिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर उस पानी का प्रयोग सिंचाई या अन्य दूसरे कार्य में किया जाता है। और सिंचाई जब समय से होने लगी, फसलों में पैदावार भी बढ़ने लगी। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नीचे यहाँ पर एक चार्ट दिखाया गया। उस चार्ट में हम देखेंगे कि क्या जानकारियाँ दी जा रही हैं। इस चार्ट में हमें सिंचाई में आए हुए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। ये एक प्रश्न भी दिया गया है कि लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। यानी कि किसानों से उनको कर लेना था और किसान कर अदा करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी था और उत्पादन बढ़ाने के लिए राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और सिंचाई योजना के लिए उन्होंने इसके ऊपर धन खर्च किया, जिससे पैदावार बढ़ी। जब पैदावार बढ़ी तो कर भी बढ़ा, जिससे राजा को अपना शासन संचालन में काफ़ी आसानियाँ। जिस चार्ट के बारे में भी आपने ऊपर पढ़ा वो आपके सामने इस तरीके से दिया कि राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था। इसके लिए वे किसानों से क्या करते थे, कर लेते थे और फिर ये सिंचाई से ही संभव हो सकता था। फिर कृषि उत्पादन बढ़ा 8-7 नंबर पे और राजस्व भी बढ़ा। तो यहाँ पे 3, 5, 6 और 9 नंबर के पॉइंट छुटे हुए हैं। इनके बारे में बताया गया कि ये आपको भरने हैं। तो इतना काम दोस्तों ये आपका बच्चों है कि आप अपने विवेक से यहाँ पर देखिए कि क्या भरा जाएगा, जिससे ये सारे पॉइंट एक दूसरे से मेल खाते हुए सही और सटीक हो जाएं। गांवों में कौन लोग रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों के विल्ला, साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अदिमई कहलाते थे। यानी ये नाम थे जो लोग इन नामों से जाने जाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी उत्तरी जो हिस्सा हमारे देश का था वहाँ पे गांव के प्रधान को ग्राम भोजक कहते थे और कई पीढ़ियों तक ये परंपरा चलती रहती थी। यानी कि ये पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। यानी गांव में जिसके पास सबसे अधिक भूमि होती थी उसे ही ग्राम भोजक बना दिया जाता था। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। यानी राजा को जब कर चाहिए होता था तो वो गाँव के ग्राम भोजक को ही ये जिम्मेदारी देते थे कि आप जनता से कर वसूल कीजिए और हम तक पहुंचाइए। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इसमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। यानी बड़े किसानों के साथ साथ कुछ छोटे कृषक भी होते थे, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास उनकी खुद की भूमि नहीं होती थी और ये लोग दूसरों की ज़मीन पर कार्य करके अपना जीवन यापन करते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। यानी कुछ शिल्पकार भी गांव में होते थे जिनमें कि जैसे कि लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर, इस तरीके के लोग भी गांवों में निवास करते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै
के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। यानी कि कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संगम साहित्य किसे कहते हैं, तो सीधा सा जवाब है तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। अभी तक जो हमने ऊपर पढ़ा वो गांव से संबंधित जानकारियाँ थी। यहाँ पे अब नगर से संबंधित जानकारियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने एक जातक कथा, एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले को बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को ये कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और प्रत्येक पत्ते के बदले मैं उन्हें एक एक मिठाई दूंगा या एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे में एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी इधर से उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको ये तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। ये सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घास के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहा कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाइए। ये आपका कार्य दिया गया है कि आप इस कहानी को पढ़िए और इस कहानी में कितने लोग शामिल हैं उनकी एक सूची बनाइए। प्रत्येक के लिए ये तय कीजिए कि वे का शहर में, गांव में या फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। ये आप निर्धारित कीजिए। गांव घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती थीं? उत्तर के कारण बताइए। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे। नीचे सांची की मूर्तिकला। ये मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी हैं या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन कीजिए। और बाईं ओर देख सकते हैं आप, दिल्ली में मिला वलय कूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से या किस तरीके से भिन्न है, या दिल्ली में एक वलय कूप पाया गया। आगे बढ़ते हैं और ये चित्र जो कि सांची के स्तूप का है,
इसके बारे में अभी आपको ऊपर बताया गया। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटी से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वो गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 105 में भरूच ढूंढिए। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़िए। बेरी गाजा, भरूच का यूनानी नाम की एक कहानी। बेरी गाजा की कहानी यानी भरूच को यूनानी भाषा में बेरी गाजा के नाम से जाना गया। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नियल, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल होते थे। यहाँ पर बाईं ओर नीले बॉक्स में आप देख सकते हैं कि आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ अन्य ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाते हैं। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। यहाँ पर अब हम सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में आपने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। आहत सिक्कों के बारे में अभी हमने नीले बॉक्स में पढ़ा। इसका चित्र नीचे भी दिया गया है। आहत सिक्कों के जो चित्र हैं, चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। ये दो चित्र आहत सिक्कों के आपके सामने हैं, जो देखने से आहत सिक्के ही मालूम पड़ रहे हैं। विनिमय के अन्य साधन। तो विनिमय के साधन, दूसरे साधन क्या थे? विनिमय पहले समझ लेना जरूरी होता है। विनिमय क्या होता है? विनिमय का मतलब ये होता है जब हम किसी को कोई वस्तु देते हैं तो हमें उसके बदले में उससे कोई दूसरी वस्तु चाहिए होती है, या यूँ कह लें कि किसी को हम सिक्के दे करके कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में मुद्रा विनिमय चल रहा है कि मुद्रा के द्वारा हम हर एक चीज़ को खरीद लेते हैं। लेकिन प्राचीन समय में मुद्रा के साथ साथ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी होती थीं कि जब हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ एक किसी को दे देते थे और उससे कुछ ले लेते थे। यहाँ पे विनिमय के अन्य साधन क्या थे? संगम साहित्य की छोटी सी कविता को पढ़िए। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाएं। शहरों में से नमक के सौदागरों के यूं चला जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। अब व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं, वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं? तो एक कविता के माध्यम समझाया कि कभी हम कोई चीज़ देते हैं, उससे कोई चीज़ ले लेते हैं। कभी नमक से हम धान लेते हैं, कभी धान से हम नमक लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। तो प्राचीन समय में हो या आधुनिक समय में, क्योंकि जो गतिविधियाँ होती हैं कुछ समाज में वह नगरों से ही होती हैं। अक्सर नगर कई कारण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 पे देखना है।
या 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि ये यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियां तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। जो अभिलेखों में उल्लेख मिलते हैं वो सुनारों, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों, इनके सभी के उल्लेख मिलते। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि वे ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटवा तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुड़ियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेवकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत को तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया है तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। इस तरीके के कताई और बुनाई के नियम थे, जो कि बहुत ही कठोर और बहुत ही अलग किस्म के नियम बनाए गए। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडु मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अरिकामेडु पुदुचेरी में ढूंढो। तो चूंकि ये पृष्ठ 105 अभी हमारे आने वाले अध्यायों में आएगा, अभी हम पेज नंबर 87 पर चल रहे हैं और वहाँ पर मानचित्र 7 में हम ये सब चीज़ें देखेंगे। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी गई जानकारी को पढ़िए। अभी हम आगे इसी अध्याय में रोम के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट जानकारी दी गई, उसका भी अध्ययन करेंगे। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहरें
मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए गए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। दाईं ओर हम अपने बाईं ओर देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है, जो कि इस वक्त आपके सामने चित्र में मौजूद हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि आगे पेज नंबर 88 पर रोम के बारे में कुछ शॉर्ट जानकारी दी गई, कुछ संक्षिप्त में जानकारी दी गई है। तो अन्यत्र जैसा कि हर अध्याय में एक पार्ट ये एक हेडिंग होती है जिसमें कुछ हमें अलग तरह की जानकारी हर पाठ में सीखने को मिलती है। तो इसमें हमें रोम के बारे में बताया गया है। देखते हैं इससे रोम से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पर। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियाँ तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानघरों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो दोस्तों आपका ये 8वां अध्याय था। आपको जानकारी कैसी लगी? पुस्तक चूँकि पढ़ने का वक्त आज के बच्चों के पास नहीं था, इसीलिए हम अपने वीडियो के ज़रिए एक एक कक्षा की अध्यायवार पुस्तक आपके सामने पेश करते रहेंगे और आप इसको पढ़ते रहिए और नहीं पढ़ें तो कम से कम सुनते रहिए और उसकी जानकारी आप हासिल करते रहिए। आने वाली पुस्तकों में इतिहास विस्तृत होता जाएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जाएगा, जिसमें से हम बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर निकालेंगे और जो कि हमारे लिए सभी एग्ज़ाम में उपयोगी होंगे। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ।